जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कितने होते हैं? तो इंडिया में करीब करीब 2,12,000 के आसपास नए केस डिटेक्ट होते हैं ईयरली। टाइम पे मैरिज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपने डिलेड मैरिज की, मान लो 30s की एज में मैरिज की, अगर वही आपकी 22-23 में हुई होती तो प्रेगनेंसी में वो ब्रेक मिल गया होता। तो एक्सपोजर आपका लंबा हो गया। अच्छा, अगर देखा जाए कि ये न्यूज़ लाइफस्टाइल आई है, ये इसका कितना बड़ा कारण है और कैसे अच्छी लाइफस्टाइल के थ्रू हम इसको अवॉइड कर सकते हैं? तो मेन रिस्पॉन्सिबल है जो फीमेल्स के हार्मोन्स होते हैं। तो अगर इन हार्मोन्स में ब्रेक लगता है, जो ये साइकिल्स होती हैं इनमें ब्रेक लगता है, तो वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रिवेंटेबल होते हैं। अगर एक किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो वापस से उसके ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैंसर के प्रति जागरूकता की कमी के कारण कई बार मरीज की स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है और तब कैंसर की तीसरी और चौथी स्टेज में ये पहुंच जाता है। ऐसे वक्त में मरीज के इलाज में सर्जरी आखिरी ऑप्शन या विकल्प के रूप में रह जाता है और मरीज के दोबारा स्वस्थ होने की उम्मीद काफ़ी कम हो जाती है। कैंसर कई तरह के हो सकते हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा देश में सबसे अधिक है। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे आम कैंसर्स में से एक है। वहीं ये कैंसर महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी प्रभावित करता है। हालांकि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा अधिक देखा जाता है। पहली स्टेज में इसका पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मरीज को समय पर ट्रीटमेंट देकर पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर के ट्रिगर्स, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट, इन सभी को लेकर आज का ये पॉडकास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के डॉक्टर नीलेश जैन, जो कि हैं यहाँ के कैंसर डिपार्टमेंट के सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल की खास बात यह है कि यहाँ पर FTSS यानी कि फुल टाइम स्पेशलिस्ट सिस्टम तैयार किया गया है, जहाँ पर एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं एक साथ मुहैया कराई जाती हैं। तो चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं और जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। द नवनीत शो। First of all, thank you very much for coming on the Navneet show, sir. वेलकम नवनीत जी। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आज दो पुरुष पहली बार बैठकर बात करने वाले हैं। ब्रेस्ट कैंसर, जिसको लेकर एक शर्म, एक झिझक लगातार बनी रहती है, जिसके चलते जब ये बीमारी सामने आती है एक बहुत बड़ी स्टेज पर सामने आती है। किस तरह से देखते हैं इसे आप? जो भ्रांतियां कैंसर के बारे में समाज में फैली हुई हैं, जिनकी वजह से लोग उचित सलाह नहीं पाते हैं और इधर उधर भटक जाते हैं इलाज के लिए, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो जो ऑलरेडी कैंसर का ट्रीटमेंट ले चुके हैं, जिनको सब कुछ पता है, या जो आजकल इन्फॉर्मेशन का युग है, गूगल पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके थ्रू किसी को अगर गाइड करें, प्रॉपर गाइड करें, तो वो कैंसर से ठीक भी हो सकता है। जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही फिर जहन में आता है, क्योंकि हम लोग ब्रेस्ट कैंसर को लेकर बात कर रहे हैं, कितना कॉमन आज की तारीख में? ब्रेस्ट कैंसर मैं अगर बात करूं ग्लोबली, मतलब पूरे विश्व में, तो मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर है एट प्रेजेंट। करीब 23 लाख कैंसर के पेशेंट पर ईयर ऐड होते हैं ग्लोबली, बहुत बड़ा नंबर है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में करीब 2,12,000 के आसपास नए केस डिटेक्ट होते हैं ईयरली। ये 2022 का आंकड़ा है। 2024-25 तक ये आंकड़ा 2,32,000 तक पहुंचने वाला है कि हर साल हम इतना ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करेंगे। जी, क्या कारण है इसके पीछे? अब अगर हम कारणों की बात करें तो हम ब्रेस्ट कैंसर के दो तरह के कारण मतलब जो पढ़ते हैं, उसमें एक है मॉडिफाइबल, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल से, और एक है नॉन मॉडिफाइबल, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो हमें भगवान ने दिया है, ये समझ लिए कि वो जेनेटिक है, चाहे वो जेनेटिक है, एज है, सेक्स है, ठीक है। तो ये इसको अपन चेंज नहीं कर सकते, ठीक, सेक्स अपन चेंज नहीं कर सकते, एज बढ़नी है तो बढ़नी ही है, ठीक है। जेनेटिक्स में अगर हमें गिफ्ट में मिला है तो वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मॉडिफाइल फैक्टर हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें उन्हीं पे ही ध्यान देना है जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें मेन है ओबेसिटी है, लैक ऑफ एक्सरसाइज या लैक ऑफ फिजिकल वर्कआउट्स है, ठीक है। हार्मोन्स मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो फीमेल्स हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेगनेंसी के लिए,
कंसीव करने के लिए, गर्भवती महिला में जो बच्चा पल रहा है उसके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। तो हर जो पीरियड्स होता है उसमें बॉडी को तो, शरीर को तो नहीं पता कि किस पीरियड्स में हम कंसीव करने वाले हैं, तो वो अपना काम पूरा करता है। ठीक है, फर्स्ट 14 डेज में सारी चीज़ें डेवलप होंगी, इंक्लूडिंग ब्रेस्ट, ओवरी, यूट्रस डेवलप होंगी। लेकिन जब ओवुलेशन नहीं होता है या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो चीज़ें लास्ट 14 डेज में रिग्रेस होती हैं। तो ये एक नॉर्मल साइकिल होती है जो महिलाओं में होती है। और तो ये जो चेंजेस हैं जब रिग्रेस होते हैं तो कभी कभी वो किसी व्यक्ति में, किसी महिला में स्कार छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे में चोट लगती है वो हील होता है तो कभी कभी स्कार बन जाता है, कभी कभी बड़ा स्कार बनता है, कभी बिल्कुल गायब हो जाता है। तो जब वो स्कार उसमें मल्टीपल टाइम्स वो चेंजेस आते रहते हैं तो धीरे धीरे कैंसर में बन जाता है। तो मेन रिस्पॉन्सिबल है जो फीमेल्स के हार्मोन्स होते हैं। तो अगर इन हार्मोन्स में ब्रेक लगता है, जो ये साइकिल्स होती हैं इनमें ब्रेक लगता है, तो वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रिवेंटेबल होते हैं। ठीक है। तो ब्रेक कैसे लगता है? ब्रेक लगता है प्रेगनेंसी में, 9 मंथ्स का ब्रेक हो गया। ठीक है। फिर ब्रेक लगता है ब्रेस्ट फीडिंग में। ब्रेस्ट फीडिंग में भी पीरियड्स रिज्यूम नहीं होते 5-6 महीने तक, नेक्स्ट 5 to 6 मंथ, तो एक वो ब्रेक हो गया। तो अगर ये ब्रेक नहीं मिले तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है फीमेल्स में। तो इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर को अर्बन डिसीज बोला जाता है। अच्छा जी, अर्बन कैंसर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अर्बन फीमेल्स हैं, लेट मैरिज होनी है, कम बच्चे करने हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कम करना है, तो ये जो उसको बचाने वाले फैक्टर्स थे वो उनसे बचती हैं, इसीलिए उनको ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। जी। और जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके मल्टीपल प्रेगनेंसीज होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर कराते हैं तो उनमें इंसिडेंस कम है। तो क्या लॉन्गर टाइम के लिए ब्रेस्ट फीड अगर कोई लेडी करती है तो उसके ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क कम हो जाता है? एक कहें कि एकदम से लॉन्गर की 2-3 साल पिलाते रहेंगे तो वो नहीं काम में आता है। एक बार पीरियड रिज्यूम कर गए 6 months 9 months, हाँ 6 months 9 months, उसके बाद आप कितना भी फीड कराओ वो आपको प्रिवेंटिव नहीं होगा। अच्छा, तो टाइम तो 6 to 9 month ही है। हाँ, लेकिन कई लोग क्या है 1-2 महीने में उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग कराना छोड़ दिया, पीरियड जल्दी रिज्यूम कर गए, तो जो ब्रेक मिलना था वो प्रॉपर ब्रेक नहीं मिल पाया। ठीक बात है, राइट। तो ये मॉडिफाइल फैक्टर हैं। फिर कुछ और एड ऑन हैं, जैसे कई लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं जिनको मीनोपॉज के टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो है। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, लेकिन बहुत सारी स्टडी हुई हैं जिनने ये प्रूव नहीं कर पाए हैं कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। अच्छा। क्योंकि उनमें हार्मोन का डोज बहुत ही मिनिमम होता है, बहुत ही लो डोज होता है, तो वो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि किसी एक स्टडी ने बोला हाँ पॉजिटिव एजेंट है, लेकिन मल्टीपल स्टडीज ने बोला कि ये पॉजिटिव एजेंट नहीं है। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि क्या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से प्रॉब्लम होती है? अच्छा, अदरवाइज और कौन कौन से रिस्क होते हैं जो इससे जुड़े हुए होते हैं? कई लोग आते हैं मेरी ओपीडीज में, क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे पीसीओडी है, क्या मुझे रिस्क है? ओके। तो पीसीओडी इज ऑल्सो अ हार्मोनल इम्बैलेंस इन फीमेल्स, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो पीसीओडी होता है उसमें जो पीरियड्स होते हैं डिले होते हैं और कम ब्लीडिंग होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीसीओडी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि वो तो हार्मोन्स को और कम कर रहा है और उसको पीरियड्स को डिले भी कर रहा है। ठीक है। तो पीसीओडी नहीं है। कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि टाइट ब्रा या अंडरवायर पहनने से होता है क्या? तो ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है जिसमें प्रूव हुआ है कि इन सब अंडर गारमेंट्स पहनने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंक्रीज होता है। राइट। अच्छा, किस एज में जनरली ये रिस्क सामने आती है? कोई एज समझ में आती है आपको? अगर हम बात करें एज वाइज तो यंगर एज में नहीं होता है। मोस्ट कॉमन एज इज़ बिटवीन 40 to 65 ऑफ ईयर्स। ठीक है। ठीक है। इसमें अराउंड 37% जो ब्रेस्ट कैंसर है इसी एज में डिटेक्ट होते हैं, 23% अराउंड इसके बाद, ठीक है, आफ्टर 65, एंड कुछ 20-21% बिफोर 40। ठीक है। अगर परसेंटेज वाइज देखें किस तरह से लगातार हिंदुस्तान में ही आगे बढ़ रहा है? अगर हम बात करें जो डाटा कलेक्शन हुआ है, इंडिया वैसे भी डाटा कलेक्शन में पुअर रहता है। हाँ जी। लेकिन लास्ट जो 26 ईयर्स का डाटा कलेक्ट हुआ है बिटवीन 1990 से लेके 2016 तक, उसमें अराउंड 39% इंक्रीज़ है इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो आप एक मेजर फैक्टर है 39% अगर इंक्रीज़ हो रहा है इन लास्ट 26 ईयर्स। इट्स अ बिग नंबर। बिग नंबर। इसके पीछे अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारे भी रीज़न बनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ओबेसिटी जो फैट होता है जी, जो स्किन के नीचे फैट होता है, वो उन फीमेल्स में ये ईस्ट्रोजन है
वो फैट डिपेंडेंट हार्मोन्स होता है एक तरह से। ठीक है। तो जो फैटी होंगे उनमें ईस्ट्रोजन के लेवल ज़्यादा रहेंगे, तो ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा रहेगा तो उनको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा रहेगा। तो जो स्मोकिंग पुरुषों के शरीर में उतना इफेक्ट नहीं करती, वो महिलाओं के शरीर में ज़्यादा करेगी? जो स्मोकिंग से कैंसर्स होते हैं वो दोनों में लगभग सेम ही रहेंगे। ठीक है, राइट। सिम्टम्स अगर जानना चाहें कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं? जी, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो फीमेल्स लेके आती हैं वो लंप इन ब्रेस्ट, मतलब ब्रेस्ट में गांठ है। ठीक है। ठीक है। यंगर एज में मोस्टली अगर 30 के नीचे, 30 साल के नीचे बात करें तो इसका कि अगर वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है तो ये करीब 70% चांस है कि वो नॉन कैंसरस होगी, 30% चांस है वो कैंसरस हो सकती है। ठीक है। अगर 30 के बाद बात करें तो ये जो रेशियो है वो रिवर्स हो जाता है। अच्छा। तो अगर कोई गांठ होगी, अगर 40s में 50s में आ रही है तो हमें डाउट ज़्यादा कैंसर का रहेगा, ना कि सादा गांठ का। ठीक है। जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कितने होते हैं? जेनेटिक कई लोग कहते हैं कि हमें नीचे, मतलब हमारे ऊपर हमें उससे मिले हैं, हमारे माँ बाप से मिल रहा है क्या ये। तो अगर जेनेटिक की बात करें तो केवल 10% कैंसर्स ही जेनेटिक होते हैं जो फैमिली में रन करते हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर की बात करें उसमें हाँ, जेनेटिक इज डिफरेंट थिंग और फैमिलियल इज डिफरेंट थिंग। जेनेटिक तो हर कैंसर के पीछे एक जेनेटिक्स होती है। ठीक बात है। किसी चीज़ में म्यूटेशन हो रहा है, किसी डीएनए में या किसी जीन में प्रॉब्लम हो रही है, तो एवरी कैंसर इज सम जेनेटिक चेंजेस। ठीक है। लेकिन फैमिली में रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि आपकी मदर को है, आपकी मासी को है, फिर आपको हो गया, आपकी डॉटर को हो गया, तो वो जो पेशेंट होते हैं वो अराउंड 10% से ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है। और जो फर्स्ट केस डिटेक्ट होता है किसी फैमिली में उसको इंडेक्स केस बोलते हैं। ठीक है। और हर कैंसर फैमिलियल नहीं होता है, जैसे मैंने बताया 10% केसेस ही फैमिली में रन करते हैं। ठीक है। तो हर किसी को अगर एक रिलेटिव्स हैं जिनको कैंसर है तो क्या मुझे भी फैमिलियल हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। हर ब्रेस्ट कैंसर या हर कैंसर फैमिलियल नहीं होता है। ओके। स्क्रीनिंग की बात करें, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग की स्क्रीनिंग किस तरह से आप करते हैं? स्क्रीनिंग की बात करें तो हम स्क्रीनिंग का एक पर्पज़ होता है। पर्पज़ मतलब कि हम नॉर्मल पॉपुलेशन में टेस्ट कर रहे हैं अर्ली कैंसर डिटेक्ट करने के लिए या कैंसर डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो स्क्रीनिंग इज़ मास प्रोग्राम, मतलब हम बहुत सारी पॉपुलेशन को स्क्रीन करेंगे तब हमें कुछ ईल्ड मिलेगी कि हमने 1 लाख लोगों को स्क्रीन किया, हमें उसमें से 5 केस मिले। तो 5 केस इज़ ईल्ड, जो हो सकता है कि 6 महीने बाद लंप बनता, फिर वो डॉक्टर के पास जाता, फिर डायग्नोस होता। तो हमने उसको 6 महीने पहले डिटेक्ट कर लिया, तो ये 6 महीने और 5 केस हमारी ईल्ड है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि ऐसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे इंडिया है, करोड़ों की पॉपुलेशन है, तो एक मास प्रोग्राम हम नहीं बना सकते क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज उसमें यूज़ होंगे और हमें यील्ड बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। ठीक है। तो इंडिया में जनरली सारे कैंसर्स के लिए हाई रिस्क स्क्रीनिंग एडवाइजेबल है जो कॉस्ट इफेक्टिव होती है। हाई रिस्क स्क्रीनिंग मतलब कि जो पॉपुलेशन एट रिस्क है, ठीक है, उनकी हम स्क्रीनिंग उनकी ही करें, ना कि सारी पॉपुलेशन की। हाँ। तो अगर हम बात करें स्क्रीनिंग की तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव हैं। एक है एक्सरे मैमोग्राम और एक है सोनो मैमोग्राम। ठीक है। तो अप टू एज ऑफ 49 ईयर्स, क्योंकि तब तक पीरियड्स चल रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द फीमेल्स के, और उस समय ब्रेस्ट डेंस रहते हैं। ठीक। तो एक्सरे मैमोग्राम होता है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है क्योंकि उसमें ग्लैंड्स होते हैं, थोड़ा डेंस ब्रेस्ट होता है, तो छोटी मोटे जो डेंसिटी आएंगी या जो मास आएगा वो उसमें विजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो अप टू एज ऑफ 49 सोनो मैमोग्राफी इज़ बेटर देन एक्सरे मैमोग्राफी। आफ्टर 50 एक्सरे मैमोग्राफी इज़ बेटर। ठीक है। ठीक है। अच्छा, हार्मोन रिसेप्टर स्टेटस जो होते हैं जैसे कि ER पॉजिटिव या कि HERE2 पॉजिटिव, स्तन कैंसर के लिए ये किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं, कैसे इसका काम लिया जाता है? जी, तो अभी क्या है कि जो ये हार्मोन्स रिसेप्टर, मतलब कि जो आपका ट्यूमर है या जो पेशेंट का ट्यूमर है वो हार्मोन से सेंसिटिव है कि नहीं। अच्छा, मतलब हार्मोन डिपेंडेंट है कि नहीं। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो अगर वो हार्मोन डिपेंडेंट होगा तो उसको हम एंटी हार्मोन अगर देंगे तो वो उस पर काम करेगा। ठीक है। तो अगर वो हार्मोन डिपेंडेंट, और ये एंटी हार्मोन हम अप टू 10 ईयर्स तक दे सकते हैं इन द फॉर्म सिंपल टैबलेट। अच्छा। तो वो हमें एक 10 ईयर्स का कवरेज देता है। ठीक है। तो हम जिसमें हार्मोन सेंसिटिविटी पॉजिटिव आती है तो हम उन्हें एक अच्छा प्रोग्नोस्टिक फैक्टर मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए अगेंस्ट हमें एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो हमें लंबे समय तक कवर देने वाला है।
दूसरा हर्टून्यू है। हर्टून्यूज़ एक टारगेटेड थेरेपी होती है जो एक एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके अगेंस्ट एक इंजेक्शन अवेलेबल है जो 1 ईयर्स तक कंटिन्यूस दिया जाता है 21 डेज पे, तो अराउंड 17-18 एज से दिया जाता है? नहीं, ये तो आप जो जैसे पेशेंट को कैंसर, हाँ, पेशेंट को होने के बाद की प्रोसेस, ये ट्रीटमेंट का पार्ट है, पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। तो एक ये एक्स्ट्रा कवरेज दे रहा है, ठीक है। तो ये जो हमें कवरेज दे रहे हैं इसलिए हम उनको गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर मानते हैं। तो अगर ट्रिपल नेगेटिव है, ट्रिपल नेगेटिव या TNBC भी बोलते हैं शॉर्ट टर्म में, मतलब ट्रिपल, ना वो ER पॉजिटिव है, ना PR पॉजिटिव है, ना HER2 पॉजिटिव है, तो ये वर्स्ट आउटकम वाले कैंसर होते हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में क्या कुछ नए एडवांसमेंट्स हैं जो आए हैं? सबसे जो अच्छा है वहाँ पे कि कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर। कॉम्प्रिहेंसिव केयर, कैंसर केयर मतलब कि एक ही रूप के नीचे सब कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लाइक पैट स्कैन है, बायोप्सी के लिए सारे अवेलेबल हैं, चाहे वो इमेज गाइडेड हो, चाहे ऐसे ट्रू कट बायोप्सी हो, रेडिएशन की एडवांस जो अभी तक इंदौर की एडवांस मशीन है वो अवेलेबल है, कीमोथेरेपी के लिए डे केयर अवेलेबल है, एंड सर्जरी के लिए सारे चीज़ें इंक्लूडिंग प्लास्टिक सर्जरी भी अगर किसी पेशेंट को चाहिए तो वो इज ऑल्सो अवेलेबल। तो अभी जो रिसेंट एडवांस है, प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली इंक्रीजेज द मॉर्बिडिटी ऑफ पेशेंट। ठीक है। मतलब अगर हमने ब्रेस्ट निकाला और उसको प्लास्टिक सर्जरी से रिकंस्ट किया तो उसकी अपनी एक मॉर्बिडिटी है, उसके फेल होने के चांस हैं, पेशेंट को ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, या फेल हो गया तो फिर दूसरा कुछ चीज़ करनी पड़ती है। तो एक नया रिसेंट एडवांसमेंट आया है, ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी। ओके। तो ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी क्या है कि ब्रेस्ट, जैसे पहले, आज से अगर 20 साल पहले की बात करें तो जो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट था इज रेडिकल मेस्टेक्टमी। रेडिकल मतलब सब निकाल दो, ठीक है, ठीक है। तो ब्रेस्ट निकाला, मसल्स निकाल दी उसके नीचे की, सारे लिम्फ नोड्स निकाल दिए, ठीक है। तो उसकी वजह से पेशेंट तो ठीक होता था लेकिन उसकी एक मॉर्बिडिटी रहती थी, हाथ में सूजन आने का रिस्क रहता था, डिसफिगरमेंट हो गया, क्योंकि अगर आपने ब्रेस्ट निकाल दिया तो एक फीमेल के लिए एक आदमी का हाथ कटने के बराबर है, उसके लिए एक ऑर्गन है, उसका एक अपीयरेंस का वो है, अगर वो निकाल दिया तो उसके लिए तो एक लाइक कि हमारा हाथ कट गया। तो अभी क्या हुआ है कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन, मतलब ब्रेस्ट को कंजर्व करते हैं विथ सेम ऑन्कोलॉजिकल आउटकम, कि हमारा रिजल्ट वही मिलेगा लेकिन हम ब्रेस्ट कंजर्व कर पाएंगे। अच्छा। तो ये नया एडवांसमेंट है। तो उसमें क्या करते हैं, गांठ जो है, ट्यूमर है, उसको एक नॉर्मल सराउंडिंग, मतलब अराउंड 1 सेंटीमीटर मार्जिन्स के साथ रिसेक्ट करते हैं कि जो उसकी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं जो ट्यूमर के साथ लगे हुए हैं उन सबको निकाल दें। साथ में आर्मपिट्स में नोड्स होते हैं जिनको अगर हम लेमन भाषा में बात करें तो गिल्टी बोलते हैं, और अगर साइंटिफिक मेडिकल टर्म में बात करें तो इनको लिम्फ नोड्स बोलते हैं। ठीक है। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं कि हमारे जो ब्लड है, ब्लड पूरी बॉडी में है, वो हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर पंप होके लंग से ऑक्सीजन लेता है, फिर सप्लाई करता है। तो उसके अलावा जो पानी है बॉडी का, वो इस लिम्फेटिक्स चैनल के थ्रू हार्ट में जाता है, और उनके चेक पॉइंट्स हैं ये लिम्फ नोड्स। ठीक है। जैसे अगर यहाँ से चोर कोई चोरी करके भागे, ठीक है, तो आपके जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे पकड़ा जाएगा, वहाँ से नहीं पकड़ा गया तो अगले पुलिस स्टेशन पे पकड़ा जाएगा। तो ये चेक पॉइंट्स बने हुए हैं। ठीक है। तो ऐसे ही वो लिम्फ नोड्स चेक पॉइंट्स हैं इस लिम्फेटिक सिस्टम के। ठीक है। तो ब्रेस्ट और हाथ की अगर हम बात करें तो उनके लिम्फ नोड्स यहाँ आर्मपिट में होते हैं। ठीक है। तो अगर प्रॉपर स्टेजिंग हमें करनी है कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की, तो उन लिम्फ नोड्स को भी एसेस करना होता है कि उन तक डिसीज़ पहुंची है कि नहीं पहुंची है। ओके। तो उनको या फिर तो हम लोग प्री ऑपरेटिवली यानी सर्जरी से पहले एसेस करते हैं बाई पैट स्कैन या CT स्कैन या उसकी FNAC सुई की जांच करके, या फिर सर्जरी के टाइम पे उनको एड्रेस करते हैं। अगर वो नेगेटिव है, मान लो हमने CT स्कैन कराया, मैमोग्राम कराया, उसमें लग रहा है कि कोई लिम्फ नोड इनलार्ज नहीं है, तो हम उनको सर्जिकली 1-2 लिम्फ नोड निकाल के उनको चेक करते हैं फ्रोजन सेक्शन से कि वो पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो हम बाकी के वो एड्रेस नहीं करना है हमें। ठीक है। कि जब तक उन तक ही नहीं पहुंचा तो आगे भी पहुंचने का रिस्क कम है। नहीं है। ठीक है। तो ऐसे प्रॉपर सर्जरी होती है। तो अब तो हमने लंप निकाला, उसके आसपास की थोड़ा सा टिश्यू निकाला और साथ में इन लिम्फ नोड को चेक किया, तो ये कंप्लीट सर्जरी है एक ब्रेस्ट कंजर्वेशन वाली। उसके बाद फिर जब वो निकलेगा, वो टेस्ट के लिए जाएगा,
उसकी एक प्रॉपर पैथोलॉजिकल स्टेजिंग हो गई। तो अगर हम कैंसर की बात करें तो एक क्लिनिकल स्टेजिंग होती है जो सर्जरी से पहले हम इमेजिंग या एग्जामिनेशन से करते हैं। ठीक है। और जब हम उसको सर्जरी कर देते हैं तो एक पैथोलॉजिकल स्टेजिंग आती है। पैथोलॉजिकल स्टेजिंग इज़ फाइनल स्टेजिंग। जो माइक्रोस्कोप के नीचे देख के उन्होंने बनाई है वो फाइनल स्टेज होती है। उस पर डिपेंड करता है कि हमें आगे का ट्रीटमेंट क्या करना है, कीमोथेरेपी करनी है कि नहीं करनी है, रेडियोथेरेपी करनी है कि नहीं करनी है, हार्मोन थेरेपी देनी है कि नहीं देनी है, कि कुछ करना है कि नहीं करना है। राइट। तो अब उसमें जैसे मैंने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी, अब मैं मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का गांठ है उस ब्रेस्ट में किसी फीमेल के, और मैंने उसके 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मार्जिन लिया तो अराउंड 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर के आसपास का एक गड्ढा बन जाएगा वहाँ पे। ठीक है। तो वो भी अपीयरेंस में अच्छा नहीं लगेगा पेशेंट को, क्योंकि वो गड्ढा है। ठीक है। तो उसको फिल करने के लिए या फिर तो हम प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, या फिर जो न्यू चीज़ है वो है ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी। उसमें ब्रेस्ट को ही ऐसा मॉडिफाई करते हैं कि वो उस गड्ढे को फिल कर देता है। अच्छा। तो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस रहता है अगर हम कंपेयर करें अपोजिट ब्रेस्ट से। लेकिन वो आपको ना तो एक्स्ट्रा मॉर्बिडिटी देगा, ना आपका हॉस्पिटल स्टे बढ़ाएगा, और एक आपको एक ठीक ठाक मतलब वो अपीयरेंस भी दे देगा। ग्रेट। तो ये सारे नए एडवांसमेंट हैं। अच्छा, अगर देखा जाए कि ये न्यू लाइफस्टाइल आई है, ये इसका कितना बड़ा कारण है और कैसे अच्छी लाइफस्टाइल के थ्रू हम इसको अवॉइड कर सकते हैं? जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स हैं हमारी लाइफ में जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। इसमें स्मोकिंग है, अल्कोहल है, टाइम पे मैरिज हो। अच्छा, मतलब एटलीस्ट टाइम पे मैरिज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपने डिलेड मैरिज की, मान लो 30s की एज में मैरिज की, अगर वही आपकी 22-23 में हुई होती तो प्रेगनेंसी में वो ब्रेक मिल गया होता। तो एक्सपोजर आपका लंबा हो गया। ठीक है। तो डिलेड मैरिज है, कम बच्चे हैं, एक ही किया। ठीक है, अभी तो क्या है, पॉपुलेशन कॉमन है। हाँ, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सब हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन एटलीस्ट 2 बेबीज फीमेल शुड हैव। अर्ली एज में शादी करना ये भी एक अच्छा फैक्टर है अगर इसको अवॉइड करना चाहते हैं ब्रेस्ट कैंसर को। अर्ली एज मतलब ये नहीं कि जो 18-19 साल तो नहीं। लेकिन एक बार मैच्योरिटी गेन करने के बाद जितनी जल्दी शादी होके आप बेबी बियर करोगे उतना आपका एक्सपोजर का जो है वो कम होगा, और बीच में ब्रेक्स मिलते रहेंगे। ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि हमें बहुत सारे बच्चे करने हैं कि हम ब्रेस्ट कैंसर बच जाएं, क्योंकि अभी इतनी पॉपुलेशन है, हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट चल रहा है, गवर्नमेंट ने दिया है। तो एटलीस्ट 2 चाइल्ड आ फीमेल शुड हैव। ठीक है, ये उनके लिए बेहतर है। उनके लिए बेहतर है। राइट। हर चीज़ के हम लोग आजकल सुपर फूड की ज़रूर बात करते हैं। जी। तो ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए कोई सुपर फूड है क्या? एज सच बोलें, सुपर फूड किसी कैंसर में हेल्प नहीं करता है। ठीक है। सुपर फूड मतलब फूड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइबर्स। ठीक है, लो एनर्जी, हाई प्रोटीन, ये सुपर फूड की एक डेफिनेशन है। ठीक है। तो अगर एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं कि जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, जो एक अनहेल्दी लाइफ स्टाइल से या कुछ आपके बॉडी में इन्फेक्शन है उससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। मतलब आयंस, बड़े आयंस आपस में टूटते हैं जो एक फ्री रेडिकल्स बनाते हैं और वो हमारे बॉडी को डैमेज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट उन फ्री रेडिकल्स की टेक केयर करता है। ठीक है। तो दे विल हेल्प some extent टू प्रिवेंट द कैंसर। ठीक है। लेकिन एक बार हो गया तो फिर जैसे कई मिथ्स हैं कि हम शुगर नहीं खाएंगे तो हमें कैंसर नहीं होगा। कई व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज भी चले हैं कि जिनको कैंसर है उनको वो शुगर खाना बंद कर दें। अच्छा। हाँ, कि शुगर से कैंसर होता है। कई ऐसे मिथ्स हैं कि ये डाइट खाने से, व्हीट ग्रास लेने से नहीं होगा। तो ये सब बस ओनली बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। सुपर रेडिकल जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं उनको प्रिवेंट करेंगे तो उससे बॉडी में डैमेज नहीं होगा। ये एक बड़ा कॉमन मिथ है, ये सच है या नहीं आप बताएं कि अगर एक किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो वापस से उसके ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़े आते हैं? आई एग्री कि ऐसा होता है। क्योंकि अगर एक साइड है उसको तो अपोजिट ब्रेस्ट में भी उसको रिस्क है, सेम रिस्क है। अच्छा जी। तो ये इस चीज़ की बात संभल कर रहने की ज़रूरत है। जी। क्या प्रिकॉशंस फिर उसको उसके बाद लेने होंगे? कंप्लीट हो गया ट्रीटमेंट पेशेंट का तो यूजुअली हम लोग उनको नेक्स्ट 2 इयर्स तक फॉलोअप में रखते हैं, एवरी 3 मंथ टेस्ट करके। मतलब एवरी 3 मंथली हम लोग नेक्स्ट 2 इयर्स तक टेस्ट करते हैं
ठीक है। एक बार 2 इयर्स क्रॉस हो गए तो अराउंड 50% रिस्क कैंसर का कम हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट 3 इयर्स 6 मंथली टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि अपोजिट ब्रेस्ट में या कहीं बॉडी में और तो नहीं डेवलप हो रहा है। ओके। एक बार 5 इयर्स क्रॉस हो गए और उसको कहीं पे डेवलप नहीं हुआ तो अराउंड 70 to 80% रिस्क कम हो जाता है। तो फिर ईयरली एक बार हम लोग उनको चेकअप करते हैं। ठीक है। मैंने कहीं पढ़ा था कि पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं, कितने % चांसेस है? अगर हम बात पुरुषों में भी होते हैं कि क्योंकि अब पुरुषों में ब्रेस्ट तो है नहीं, लेकिन रूडिमेंट्री ब्रेस्ट होता है। अच्छा, है ना? ठीक है। तो बस उसमें ग्लैंड्स होती हैं लेकिन वो रूडिमेंट्री होती हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं होता है, तो वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं, लेकिन ग्लैंड्स हैं वहाँ पे। ठीक है। तो पुरुषों में भी हो सकता है, लेकिन अगर हम रेशियो की बात करें तो अगर 100 फीमेल्स को होगा तो किसी एक मेल को होगा। अच्छा। तो 100/1 का रेशियो है बिटवीन फीमेल एंड मेल। पर है। क्या रीज़न रहते हैं इसके पीछे? और मैंने बोला ना कि एक तो ग्लैंड्स हैं वहाँ पे लेकिन वो रूडिमेंट्री हैं। ठीक है। तो अगर उसमें डेवलप होता है तो मेल्स में भी हो सकता है। ओके। तो बेसिक क्वेश्चन अगर हम बात करें कि कैंसर क्या है, तो कैंसर क्या है, जो हमारी बॉडी है वो सेल्स से बनी हुई है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है। ठीक है। तो कुछ सेल्स होती हैं जो परमानेंट रहती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेल्स बनती हैं, उनका एक लाइफ होती है, एज होती है, और फिर वो डेड हो जाती हैं और वो रिप्लेस हो जाती हैं न्यू सेल से। ठीक है। अगर यही प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाए, हाँ, ठीक है, तो मान लीजिए कोई सेल बन रही है, वो बनती जाए खत्म नहीं हो, तो वो एक गांठ बन जाएगी और वो एक कैंसर बन जाएगी। या फिर इसका उल्टा हो कि उनका मरना कम हो जाए, बन अपनी नॉर्मल प्रोसेस से रही है, नॉर्मल रेट से कर रही है, लेकिन ख़त्म नहीं हो रही है। तो ऐसे अगर वो इकट्ठी होती जाएंगी तो वो ट्यूमर बन जाती हैं। तो मानते हैं कि 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर अराउंड 1 ट्रिलियन सेल से बनता है। ठीक है। तो आप सोचिए जी। ठीक है, तो ये कैंसर है। तो ऐसे ही ब्रेस्ट में जो ग्लैंड्स हैं, जो सेल्स हैं, उनमें अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो वो कैंसर बना देंगे, ब्रेस्ट कैंसर। तो मेल भी उससे अछूते नहीं है क्योंकि उनके रूडिमेंट्री हैं, लेकिन है तो वहाँ है तो सही वहाँ पे। अच्छा, लेकिन क्यों बच्चे क्यों रहते हैं? क्योंकि वो जो हार्मोन वाला है ना सिस्टम, जो मैंने बताया कि वो जी वो नहीं है उनमें, तो इसलिए वो थोड़ा सा रेट कम है। राइट। अच्छा, कोकिलाबेन में फुल टाइम डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, और उसका कैसा रिस्पांस है? किस तरह से आप लोग ट्रीट कर रहे हैं वहाँ पर आने वाले पेशेंट्स को, और क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं? एक तो मैंने बताया था कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर है कि एक रूफ के नीचे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, पेशेंट को इधर उधर नहीं भटकना है। इसको FTSS बोलते हैं, राइट? नहीं, ये डिफरेंट थिंग है। FTSS की जो स्पेशलिस्ट हैं वो फुल टाइम वहीं पे अवेलेबल है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो नर्सिंग होम होते हैं या छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें क्या है कि डॉक्टर्स विजिटिंग होते हैं, कि आप या 2 घंटे की OPD यहाँ पे कर रहे हैं, 2 घंटे की OPD कहीं और कर रहे हैं, पेशेंट आया तो उसको देखने आ गए। कोकिलाबेन में वो सिस्टम नहीं है। जो डॉक्टर्स हैं वो फुल टाइम है, मतलब मॉर्निंग 10 o'clock से इवनिंग 6 o'clock तक अवेलेबल रहेंगे। तो पेशेंट चाहे वॉक इन आए चाहे फॉलो अप आए, अगर पेशेंट आता है तो हम लोग अवेलेबल हैं। और हमें ऐसा नहीं कि मुझे लगा कि नहीं इसको तो कीमोथेरेपी की ज़रूरत है तो हम उसको दूसरे हॉस्पिटल में भेज रहे हैं कि नहीं वहाँ चले जाओ, उन डॉक्टर से मिल लो। हमारे कीमोथेरेपिस्ट हमारे यहाँ ही अवेलेबल हैं, रेडियोथेरेपी वाले हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन PET स्कैन कराना है पेशेंट को तो हमारे यहाँ अवेलेबल है, और फुल टाइम अवेलेबल है। तो इसी को FTSS फुल टाइम स्पेशलिस्ट सिस्टम। इतने पूरे डिस्कशन के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो दिमाग में आती है कि इसके ट्रीटमेंट को लेकर क्या कुछ चीज़ें हैं अवेलेबल मार्केट में? ट्रीटमेंट की से पहले मैं बात करूँ कि कैंसर को डायग्नोस कैसे करते हैं। ठीक है। वो भी पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ही है। तो डायग्नोसिस के लिए 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होता है कन्फर्मेशन के लिए कि ये कैंसर ही है कि कुछ और है। ठीक है। कि कोई फीमेल आई, ब्रेस्ट में लंप है, हमारे पास आई कि सर क्या है, तो वो हमें कंफर्म करना है पहले कि ये कैंसर है कि नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए जो टेस्ट होते हैं वो होता है बायोप्सी। बायोप्सी मतलब कि हम उसमें से एक छोटा सा पीस या पूरा ट्यूमर कुछ निकाल के उसको हम टेस्ट करें कि ये कैंसरस है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्या है, तो उसको बायोप्सी बोलते हैं। जनरली ब्रेस्ट कैंसर में एक कोर निडल बायोप्सी होती है, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता है, लोकल एनेस्थीसिया में एक थिक निडल होती है, उसको उसमें इंसर्ट करते हैं और उससे छोटा सा पीस निकाल लिया जाता है। उससे अपन कंफर्म करते हैं कि वो कैंसरस है कि नहीं है। वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी हो सकती है। मान लीजिए किसी फीमेल में बहुत छोटा सी गांठ है
1.5-2 सेंटीमीटर की है, जो हमें इजीली पैल्पेट नहीं हो रही है, इजीली हम पकड़ नहीं पा रहे हैं उसको, तो उसको हम मिस ना करें, इसलिए अल्ट्रासाउंड में देखते हुए उसको हिट करते हैं। अगर बड़ी गांठ है 4-5 सेंटीमीटर की है जो हमें आराम से फील हो रही है, तो वो आराम से हम विदाउट अल्ट्रासाउंड हेल्प के ट्रू कट बायोप्सी कर सकते हैं। कभी बहुत छोटा लीजन है और बायोप्सी में नेगेटिव आ रहा है तो हम उसको निकाल के भी कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सीजनल बायोप्सी, कि हमने उसको एक्साइज कर दिया, उसको फिर चेक कर रहे हैं कि वो कैंसरस है कि नहीं है। तो एक तो हो गया कन्फर्मेशन पार्ट कि हमने कन्फर्म किया कैंसर है कि नहीं। दूसरा पार्ट है स्टेजिंग पार्ट, किस स्टेज का है। ठीक है। तो स्टेजिंग जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उसमें ट्यूमर साइज, जिसको टी बोलते हैं, आपने कभी किसी पेशेंट का देखा होगा तो उसमें लिखे होंगे TNM, तो T इज़ ट्यूमर साइज, N इज़ जो मैंने बताया लिम्फ नोड्स, N इज़ लिम्फ नोड, और M मतलब मेटास्टेसिस, मतलब कहीं और फैल गया। तो एक TNM स्टेजिंग होती है जो 2 या 3 साल में रिवाइज होती रहती है इंटरनेशनल अमेरिकन गाइडलाइंस के थ्रू, तो उसके हिसाब से स्टेजिंग होती है। तो अगर हम बात करें, अगर ट्यूमर 2 सेंटीमीटर से छोटा है और उसमें कोई भी क्लिनिकली हमें लिम्फ नोड्स नहीं पता चला या इमेजिंग से पता नहीं चल रहा है, तो वो स्टेज 1 होगा। स्टेज 1 2 सेंटीमीटर से छोटा लीजन, कोई लिम्फ नोड नहीं है। अगर वही 2 से 5 सेंटीमीटर हो जाए, कोई लिम्फ नोड नहीं है, तो स्टेज 2 हो गया। अगर कोई लिम्फ नोड आ गया, कोई भी साइज हो गांठ की, तो वो स्टेज 3 हो जाता है। और वो स्प्रेड कर गया, कहीं और चला गया, लिवर में चला गया, बोन्स में चला गया, तो वो स्टेज 4 हो जाता है। स्टेज 4 मतलब मेटास्टैटिक। तो ये इस तरह से स्टेजिंग होती है। स्टेज 1 और 2 जो होते हैं वो अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर बोले जाते हैं। स्टेज 4 मेटास्टैटिक और स्टेज 3 लोको रीजनल एडवांस। तो इस हिसाब से स्टेजिंग होती है। तो जो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उनमें क्या कहलाते हैं, हमें लंग को एवेल्यूएट करना है, फेफड़े देखना है, और एब्डोमेन में देखना है कि लिवर में कहीं या ओवरी में कोई कहीं पे डिपॉजिट तो नहीं है। तो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में एक चेस्ट एक्सरे एंड एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन सफिशिएंट होती है देखने के लिए कि बाकी कहीं और तो नहीं है। स्टेज 3 में जनरली हम लोग पैट स्कैन प्रेफर करते हैं। या कोई पेशेंट बहुत यंग है और हमें डाउट है कि क्योंकि यंग है, बहुत सारी लाइफ उसकी आगे पड़ी है, तो हम उनको स्टेज 1 और 2 में भी ब्रेस्ट कैंसर या ट्रिपल नेगेटिव है जो एग्रेसिव होता है, तो उस स्टेज 1 या 2 में भी उनका पैट स्कैन कर लेते हैं। ठीक है। तो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में जनरली एडवाइजेबल नहीं है फॉर मेटास्टेटिक वर्कअप की मेटासिस देखने के लिए पैट स्कैन की, उसमें केवल अल्ट्रासाउंड और चेस्ट एक्सरे सफिशिएंट है। लोकल रीजनली जो डिसीज़ है उसमें पैट स्कैन कराना होता है। तो ये स्टेजिंग के लिए होता है। ठीक है। तो इसी हिसाब से हमारा जो होगा, अब कैंसर को हमने डिवाइड कर लिया। लोकल डिसीज मतलब केवल ब्रेस्ट तक सीमित है, लोको रीजनल डिसीज मतलब ब्रेस्ट प्लस नोड। ठीक है। और अगर मेटास्टेटिक है तो स्टेज 4। तो उसके हिसाब से 3 स्टेज में डिवाइड हो गया, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर, एडवांस और मेटास्टेटिक। ठीक है। तो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो जनरली फर्स्ट सर्जरी होता है कि पहले हम ऑपरेशन करके वो, या फिर हम ब्रेस्ट कंजर करें या पूरा ब्रेस्ट निकाल दें, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट क्या चाहता है। हम पेशेंट को दोनों ऑप्शन देते हैं कि हम दोनों कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है, वो एक्सप्लेन करते हैं। कई फीमेल्स होती हैं, जैसे मैं इससे पहले गुड़गांव में था, तो वहाँ पे जो ब्रेस्ट कंजर्वेशन वाला वो था, वो अराउंड 70% फीमेल्स आती थी कि मेरा ब्रेस्ट कंजर्व करना है। 30% जो रिमोट एरियाज से आ रही हैं, जिनकी 60s के ऊपर एज है, तो वो कहती थी मेरा तो ब्रेस्ट निकाल दो, हमें आगे कोई रिस्क नहीं चाहिए। लेकिन इंदौर में इसका उल्टा है, 30% ही बोलती हैं ब्रेस्ट कंजर्व करना है, 70% बोलती हैं कि नहीं आप तो निकाल दो। तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये पेशेंट की विल है, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। नहीं आप तो कंजर्व भी कराओ, नहीं आप तो निकालो ही। ठीक है। वो पेशेंट की बिल है, हम उसको क्या कहलाते हैं वो देते हैं। तो ऑपरेशन चार्जेस भी वेरी करते हैं इसमें थोड़े से। जनरली क्या है, कंजर्व करने में हमें कंफर्म होना होता है कि जो हमने गांठ निकाली है वो एडिक्वेट मार्जिन के साथ निकल गई है कि नहीं निकल गई है। तो जब हम उसको निकालते हैं फिर उसको हम एक फ्रोजन सेक्शन टेस्ट होता है। फ्रोजन सेक्शन मतलब कि पेशेंट ऑपरेशन में ही रहेगा, बेहोश रहेगा, हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे,
30 to 45 मिनट में वो हमें बताएंगे कि इसके मार्जिन्स नेगेटिव हैं कि नहीं है। अगर नेगेटिव हैं तो हमारा काम हो गया। अगर वो मान लीजिए किसी मार्जिन के क्लोज है या कोई पॉजिटिव है तो हम उसको और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते हैं। तो उसको फिर से सब्जेक्ट नहीं करना पड़ता है कि रीसर्जरी करें, एक हफ्ते बाद उसकी रिपोर्ट आई कि नहीं ये तो मार्जिन पॉजिटिव था, हमें इसको फिर से रिवाइज करना है। तो उसी समय पेशेंट का काम हो जाता है, एक ही टाइम पे एक ही सर्जरी में। और तो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी फर्स्ट होती है, फिर उसके बाद जो पैथोलॉजिकल स्टेज बनती है, जो उसके हार्मोन जो पॉजिटिविटी पे डिपेंड करता है कि उसको आगे का क्या ट्रीटमेंट करना है। तो जनरली 1 सेंटीमीटर से अगर छोटा ट्यूमर है तो उसमें हम कीमोथेरेपी से स्किप कर सकते हैं। और अगर ब्रेस्ट बचाया है तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है कि उसमें रेडिएशन हमें 100% देनी है। अच्छा, क्यों देनी है? क्योंकि हम बाकी का एरिया छोड़ रहे हैं, बाकी ब्रेस्ट छोड़ रहे हैं, वो एट रिस्क है। ठीक है। जैसे आपने पूछा था एक क्वेश्चन कि क्या फिर से होने के चांस होते हैं, तो हम उस अगर डेंजरस एरिया को छोड़ रहे हैं तो हमें उसको स्टेराइल करना है, तभी तो वो हमें सेम सर्जिकल आउटकम दे पाएगा। तो उसमें 100% रेडिएशन ऐड होनी है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हम पूरा ब्रेस्ट निकालते हैं तो उसमें अराउंड 50% चांस होते हैं कि हमें उसमें रेडियोथेरेपी देनी है कि नहीं देनी है। कीमोथेरेपी का डिसीजन सेम रहता है, चाहे हम ब्रेस्ट बचाएं या ना बचाएं, मतलब पूरा निकाल दें। अगर देना है तो दोनों में देना है, नहीं देना है तो दोनों में नहीं देना है। ठीक है। तो अगर 1 सेंटीमीटर से छोटी डिसीज़ है और कोई लिम्फ नोड पॉजिटिव नहीं है तो उसमें कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत नहीं होती है। फिर अगर 1 सेंटीमीटर से अप टू 5 सेंटीमीटर हमें कीमोथेरेपी देनी है, ओनली रेडिएशन की ज़रूरत नहीं है अगर हमने ब्रेस्ट पूरा निकाल दिया है। 5 सेंटीमीटर से बड़ी बीमारी है और या फिर लिम्फ नोड पॉजिटिव है तो उसमें रेडिएशन भी लगती है, उसमें हम ब्रेस्ट निकाल दें तब भी लगेगी। तो ऐसे स्टेज वाइज हमारा कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। तो कई लोग आते हैं कि सर उनको तो कीमोथेरेपी नहीं लगी थी या उनको तो रेडियोथेरेपी नहीं लगी थी, हमें क्यों आप एडवाइस कर रहे हो? तो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है किस स्टेज पर है और किस स्टेज पे पेशेंट प्रेजेंट किया है, क्या उसकी डिसीज की एग्रेसिवनेस है, उस पर डिपेंड करता है कि हमें उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, कहाँ में रुकना है, क्या और आगे करना है। जी जी, ठीक है। अच्छा, कुछ मिथ्स हैं सर, ये मिथ हैं या फैक्ट हैं, आपको मुझे 1 लाइन में बताना है। जी। सो मिथ और फैक्ट में पहला है कि ब्रेस्ट के साइज में डिफरेंस इज अ साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। नो नो नो। अगर हम बात करें, इसको एक्सप्लेन मैं ऐसे करूँगा कि अगर हम बात करें कि जैसे हम राइट हैंडेड पर्सन है, ठीक है, अगर हम दोनों हाथ को कंपेयर करें तो आपका राइट हैंड थोड़ा सा 20 होगा लेफ्ट हैंड की से। ऐसे ही ब्रेस्ट में भी है। अगर जो जिस हैंडेड पर्सन है, जिस तरफ से ज़्यादा काम करेगा तो वो हल्का सा हैवी होगा कंपेयर टू अपोजिट। लेकिन ये चीज़ स्टैटिक रहेगी। स्टैटिक मतलब आपकी लाइफ लॉन्ग आपको कैरी रहेगी, कैरी फॉरवर्ड रहेगी जी। लेकिन कोई चीज़ ऐसा आता है जो एक तरफ है एक तरफ नहीं है। मान लीजिए कोई लंप है, वो आपको लग रहा है कि इसमें तो उठा हुआ लग रहा है लेकिन इसमें नहीं है, या कोई डिम्पल है कि इसमें तो नहीं है लेकिन इसमें डिम्पल लग रहा है, तो ये फिर सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो फिर डॉक्टर के पास जाना है, फिर डॉक्टर के पास जाना है। एक मिथ ये भी है या बात ये भी कही जाती है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ अधिक उम्र की महिलाओं में ही होता है। मिथ और फैक्ट? फैक्ट है कि लेकिन अभी जो इंडिया में ट्रेंड है और ग्लोबली ट्रेंड है उसमें ट्रेंड यह है कि अभी जो अर्ली एजेस में ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो रहा है। अर्ली एज मतलब क्या एज कहेंगे? मतलब अब स्टार्ट करें तो 40s में डेवलप होने लगा है। अच्छा। पहले ये 50+ होता था, अब 40s में भी डेवलप होने लगा है। और जितनी यंगर एज में डेवलप होता है उतना ज़्यादा एग्रेसिव होता है। अच्छा। उसका रीज़न भी है, साइंटिफिक रीज़न है कि जैसे जैसे हमारी बॉडी एज की तरफ बढ़ रही है तो जो सेल्स की ग्रोथ है वो भी कम होती है, लेकिन यंगर एज में वो ज़्यादा होती है। तो जो कैंसर बनेगा वो भी एग्रेसिव होगा। तो ये रीज़न है उसका। राइट। IVF से बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क, मिथ या फैक्ट? मिथ। प्रूव नहीं हुआ है किसी स्टडी में, लेकिन हार्मोन्स का हाई डोज जाता है IVF के टाइम पे। तो और उसका एक ये भी है कि पेशेंट को बच्चे नहीं हो रहे हैं तभी वो IVF करा रही है। ठीक है। लेकिन अगर बच्चे हो गए तो उसको फिर वो ब्रेक मिला 9 मंथ्स का, ब्रेस्ट फीडिंग कराई तो फिर उसको वो ब्रेक मिला 5-6 महीने का, तो उसकी वजह से उसको प्रोटेक्शन भी मिल गया। तो मे बी इसीलिए कोई स्टडी प्रूव नहीं कर पाई है कि IVF कराने से रिस्क है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का या नहीं है। ओके। सो टाइट ब्रा या अंडरवायर ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, मिथ और फैक्ट? मिथ। पूरी तरह से? बिल्कुल पूरी तरह से। ओके। डिओड्रेंट्स या एंटी पैस्पिरिन जो है वो कॉजेज हैं कैंसर के? अनटिल अनप्रूवन
मतलब ना मैं बोलूँगा मिथ्स है ना फैक्ट्स है, क्योंकि केमिकल्स होते हैं, कौन सा केमिकल्स क्या रिएक्शन कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट क्या कौन यूज़ कर रहा है। अगर उसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो उनको कैंसर कार्सिनोजेनिक है तो इट मे कॉज कैंसर। पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं? जी, ये मिथी फैक्ट है, लेकिन रेशियो वही 1 in 100, 100 में से सिर्फ किसी एक पुरुष होगा। बिफोर वी रैप अप द शो, क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि जो मिथ्स हैं जो सोसाइटी में, जो टैबूज़ हैं, जैसे एक टैबूज़ यहाँ पे नहीं डिस्कस हुआ लेकिन मेरे पास फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन आता है कि क्या बायोप्सी करने से कैंसर बढ़ जाएगा? या गांव में बोलते हैं कि लोहा लगेगा तो वो तो बढ़ जाता है, हमने लोहा लगा दिया, हमने चीरा लगा दिया तो वो कैंसर बढ़ जाएगा। तो ये मिथ्स है। अगर आप कैंसर बढ़ रहा है लेकिन आपने अभी तक नोटिस नहीं किया, आपकी बायोप्सी हुई, आपने नोटिस करने लगे कि अरे ये तो कैंसर था, तो अब आपको लगेगा अरे ये तो बढ़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो तो अपनी स्पीड से बढ़ रहा है, आप उसको बायोप्सी करो नहीं करो वो अपनी स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन अब आपने नोटिस करना शुरू कर दिया है कि ये अब तो बढ़ रहा है, उससे पहले आप नोटिस नहीं कर रहे थे। दूसरा बात ये है कि चलो ठीक है कि हमने उसमें थोड़ा सा ट्रॉमा किया है बायोप्सी, अगर आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराओगे तो वो नहीं बढ़ेगा, वो क्योर होगा। अगर आप उसको बायोप्सी करा के छोड़ दोगे तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक बात है। तो छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग में रखने की ज़रूरत है। और कई चीज़ें होती हैं, जैसे जो अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं, जैसे हम आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या यूनानी की बात करें तो उनमें भी एक प्रॉपर स्टडीज़ की लैक है, कमी है कि हमने ये मेडिसिन दी इस कैंसर में तो इतने लोगों को फ़ायदा हुआ, इतने लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। तो उनका कोई प्रॉपर स्टडी नहीं है। तो वो ये कहे कि उनने ये वाली दवाई है, हम सारे कैंसर को इसी से ट्रीट कर देंगे। तो ये आप अगर सोचो तो फिजिबल ही नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है। राइट। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनसे कैंसर ठीक नहीं हो सकता है। मैं कहता हूँ किसी पेशेंट आते हैं जो कहते हैं हो भी जाते हैं, लेकिन आप स्टडी तो करो कि भाई हमने ये दवाई दी या ये दवाई का कॉम्बिनेशन दिया तो इतने मरीजों को फ़ायदा हुआ, इतने मरीजों को फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है। अगर वो स्टडी आती है तो हमें भी लगेगा कि हाँ हम कैंसर को इससे भी ठीक कर सकते हैं। ठीक बात है। तो वो सारी स्टडी की इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच हमसे इस बारे में बात करने के लिए। सच में हम, जैसे मैंने पहले कहा था कि मुद्दा बड़ा ख़ास है लेकिन बड़ा छुप के इसके बारे में बात की जाती है, लेकिन आज आपने बहुत खुल के इसके बारे में बहुत डिटेल में हमारे साथ बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रमनीश जी।